Today, our agenda is first to discuss how to read current affair. पहले हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए हम कुछ पीवाईक्यू देखेंगे और उसके बाद हम अपन क्या मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। हाँ, तो देखो मेरे दोस्त लोग, आज हम स्टार्ट में पीवाईक्यू करंट अफेयर किस रीड करने के लिए हमारा अप्रोच कैसे रखना चाहिए, फर्स्टली वो चीज़ देखेंगे कुछ पीवाईक्यू के जरिए से। और आफ्टरवर्ड्स वी विल सी आवर दिसंबर 2021 मैगजीन। और इस तरीके से हम डेली वन बाय वन ऐसा कंप्लीट करते जाएंगे, दिसंबर नवंबर देन उससे पहले वाले मैगजीन्स। ओके, जनरली एक सेफ साइड ये रहती है कि 1.5 आवर के मंथली हमको पढ़ना है। ओके, और देखो बच्चे क्या करते हैं, विजन मैगजीन, कभी विजन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले टाइम इनसाइट पढ़ते हैं, फिर कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, और टेस्ट सीरीज में फिर वो दोनों से नहीं आता है तो जहां से आ रहा है वो सर्च करके फिर और स्विच कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है कि एक ही मैगजीन को फॉलो करो। अभी हमको बच्चे देखते हैं कि मतलब जैसा अगस्त का मंथली ले लिए हम, इनसाइट और विजन दोनों का हम देखते हैं, और उसमें क्या होता है, दोनों में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कॉमन नहीं है। तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि अरे दोनों में पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं रहता है, सिर्फ एक मंथ की बात नहीं है। अगर हम पूरे साल भर का जब एनालाइज करते हैं, साल भर एक को फॉलो करो, और तो देखो कि अक्सर जो टॉपिक्स हैं, अगर हम एक साल की बात करें तो वो पूरे कॉमन ही रहते हैं। मतलब भले ही टॉपिक कोई एक मंथ में छूट गया हो, वो अगले मंथ या उसके बाद वाले मंथ में रिपीट होता ही है। ओके, तो इस तरीके से कोई घबराने की बात नहीं है, मतलब इतना डिसिमिलरिटीज है वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस हमको एक मंथली रिलीजियसली फॉलो करना। अब इसमें हम विजन क्यों पढ़ते हैं? विजन इसलिए पढ़ते हैं कि ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं, मॉडरेट इसकी साइज रहती है, और इसका अरेंजमेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, लैंग्वेज भी सिंपल है। ओके, तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमको एक सोर्स अच्छे से फॉलो करना है और उसको ही बार बार रिवाइज करना है। मेरा एडवाइस रहेगा आप लोगों से कि मतलब इसके समझो मिनिमम 8 to 10 रिविजन हमको करना है मैगजीन के। अब वो इतने रिवीजन कैसे करना है ये भी हम देखेंगे, जब हम डिस मंथली देखेंगे तब हम इसको देखेंगे। ओके, तो मैं अभी शेयर स्क्रीन ऑन करता हूं और आपको थोड़ा सा अभी हम अप्रोच देखते हैं कि करंट अफेयर किस तरीके से हमको पढ़ना है। आपके स्क्रीन के सामने कुछ पीवाईक्यूज हैं। ओके, जनरली अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो जहां पर करंट अफेयर रिलेटेड, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मतलब वो क्या पूछ रहा है। कोई जो नया टर्म है, नया ट्रिटी है, तो बस उसका नाम देता है और बोलेगा रिसेंटली डैश डैश वाज इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आजकल बहुत पूछ रहा है। मतलब बस एक टर्म देगा और बोलेगा कि ये किससे रिलेटेड है, कौन से कंटेक्स्ट में न्यूज में है। तो इससे हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि यूपीएससी को एक्सपेक्टेड क्या है, कि मतलब जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं, या तो उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर वो चीज न्यूज में है तो किससे रिलेटेड न्यूज में है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, या कौन से कंटेक्स्ट में वो न्यूज में है। तो ये चीजें हमारे काम में रहती। उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या फिर उसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, बस हमको वो टर्म और उसका मीनिंग क्या है, इतना देखना है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द न्यू स्टार ट्रीटी वॉज इन द न्यूज, व्हाट इज दिस ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या है पूछ रहा है वो। अब देखो, आप चार ऑप्शन पढ़ लेना और मुझको आंसर बताना।
ए। ए इज द आंसर, गुड। तो ये था यूएसए और रशिया के कंटेक्स्ट में और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अभी भी ये न्यूज में है क्योंकि यूएसए इससे विड्रू करने की बात कर रहा था और दूसरा कोई और एक नया ट्रीटी लाने की बात चल रही है, तो इसलिए न्यूज में। अब क्या पूछेगा वो कमिंग ईयर, आप समझो, आप पूछेगा रशिया यूक्रेन चल रहा है सपोज, तो पूछेगा कि मिन्स एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, मिन्स एग्रीमेंट। ओके, तो आपको अब बताना आना चाहिए कि मतलब मिन्स एग्रीमेंट ये जो था, तो रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच में पीस लाने के लिए इसको साइन किया गया था, 2-3 साल पहले का ये एग्रीमेंट था, बट अभी न्यूज में है। तो ये हमको इस तरीके से चीजें पता रहनी चाहिए जो अभी रिसेंट में। देखो और एक क्वेश्चन 115 देखो, द फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन रिसेंटली इज इन द न्यूज इन द रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। इसका बताना आंसर, फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन। रीड करो, आंसर देने की कोशिश करो, फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन। एम ऑडिबल? ओके, ठीक है, मैं ही बता सर देता हूँ इसको। WTO। फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन, देखो ये जो डिक्लेरेशन है ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स जो एनडीबी बैंक बनाई गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, तो वो ये डिक्लेरेशन के अंडर में बनाई गई फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स पढ़ते हैं, ब्रिक्स हमेशा न्यूज में रहता है, और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी न्यूज में रहती है। रिसेंटली इसमें कुछ 3 नए मेंबर्स ऐड किए गए, तो इसलिए न्यूज में है। इस साल भी इस पर मतलब पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखो, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफ द सीन इन द न्यूज। बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये किस लिए न्यूज में है, बता That पाओगे आप? women related outcome of that women empowerment से था, agenda for women हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए। ओके ओके, तो इसका मतलब आपको ये चीजें पता है। ओके, तो मतलब मुझको बस एक आपको अप्रोच बताना है कि किस तरीके से पढ़ना है। जो भी कुछ टॉपिक न्यूज में आ रहा है तो किस लिए न्यूज में है वो, इतना ही देखना है। ज्यादा उसके डिटेल्स, उसके गोल्स क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है, ये हमारे काम का नहीं। हम जैसे बीजिंग डिक्लेरेशन पढ़े, इसी तरीके से हमारे पास एक इंचियन स्ट्रेटेजी है, शायद वो हैंडीकैप पीपल के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन रहेगा, ओल्ड एज के लिए भी कोई डिक्लेरेशन रहेगा। ये हमको पता रहना चाहिए। जितने हमारे वीकर सेक्शंस हैं, ट्राइबल्स के लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या स्कीम चला रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हमको। और एक है द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू। इसका बताओ आंसर। मिडल ईस्ट सर। गोलन हाइट्स, मिडल ईस्ट, यस। इसराइल और सीरिया दोनों के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ सीरिया, नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल। अब क्या पूछेगा वो, क्रीमिया, क्रीमिया पूछेगा, या फिर लोनास, डोनेस्ट, वो कुछ रीजन है ना रशियन सेपरेटिस्ट के ऑक्यूपेशन में, तो वो पूछ सकता है। इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इसका बताओ आंसर। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? ओके, गोल्डीलॉक्स जोन, तो इसका आंसर क्या रहेगा पता है? ये रहता है yes sir हाँ हाँ हाँ, ए आंसर रहेगा इसका। लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, ये तो नहीं, सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट, सर्च और मेरिटोरियस। ठीक है, ये कंटेक्स्ट में इसका आंसर ए रहेगा। मतलब गोल्डीलॉक्स जोन ये ऐसा जोन रहता है जहां पर ऐसे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है जहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब हैबिटेबल जोन है। साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं स्पेस में, तो वो ये देख रहे हैं कि मतलब ऐसा अर्थ में जैसे कंडीशन है हैबिटेबल, वैसे और कहां पर है क्या, इसे कोई हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो इसको आप समझ लेना। ओके,
एक आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि मतलब किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। जो न्यूज में है तो उसको उठाकर पकड़ेगा और उस पर ही क्वेश्चन बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको रीड करते वक्त हमारा अप्रोच रहना चाहिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक ऑफ द डे, December 2020 मंथली। यह का करंट अफेयर्स December 2021। यहाँ पर देखो ये इंडेक्स पेज है और हरते हैं इंडेक्स पेज पे शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं। कैसे नोट्स रहेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब सपोज एक आर्टिकल है यहाँ पर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो हम जब इसको रीड करते हैं तो आप ऐसा सोचो कि एग्जामिनर अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज्यादा चांस किस चीज पे है। अब वो कैसा समझेगा, मतलब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट है जो हमको पता रहना चाहिए। तो वही पॉइंट को 2-3 वर्ड्स में यहाँ पर लिख देना आपके जो टॉपिक के नाम के सामने। उसको 100 इयर्स हो गए थे और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1921 में 22 मेंबर्स रहते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ओके, तो अगर यही चीज अगर आप इंडेक्स पे ला लिए तो मतलब अब इसके बाद आप एक दो बार जब पढ़ लेते हो मैगजीन को, उसके बाद फिर अंदर मैगजीन देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये 2 इंडेक्स पेज पढ़ लेना, आपका मैगजीन रिवाइज हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था ना 10 बार रिवाइज करना है, तो इस तरीके से पॉसिबल है। इंडेक्स पेज को आपको बार बार पढ़ना है, तभी चल के आपको 10 बार रिवीजन होगा। ओके, तो ये स्किल भी आपको सीखना है एकदम शॉर्ट में उसके नोट्स बनाने की। अब देखो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मैगजीन में, तो उसमें से क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो रहता है टॉपिक का नाम पढ़ो, फिर देखो व्हाई इन द न्यूज, वो न्यूज में क्यों है वो चीज। उसके बाद उसके नीचे वाला जो रहता है ना अबाउट्स, अबाउट में क्या करता है, डेफिनेशन देता है जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन। तो अगर वो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन है तो छोड़ सकते हैं, अगर दूसरा हमको नहीं पता तो उसकी डेफिनेशन देख लेने का। तो डेफिनेशन, व्हाई इन द न्यूज, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट रहती है। और उसके बाद देखो ये जो बॉडी है, बॉडी में सपोज कोई आर्टिकल आया है या फिर कोई कुछ कीवर्ड है अपने सिलेबस का, तो थोड़ा सा उतना एक देख लेने का। ओके, तो इस तरीके से हमको एक अप्रोच रखना है। तो जल्दी जल्दी 4-5 मिनट में हमारे एक एक टॉपिक खत्म होता है इस तरीके से। तो ये अप्रोच भी आपको सीखना है, क्यों न्यूज में है और उसका मीनिंग क्या है, और बॉडी में कोई कुछ कीवर्ड्स रहे तो उसका मीनिंग क्या होता है। बस ये ऐसे इस टाइप से हमको करना है। ओके, और अगर नहीं समझ रहा है तो कोई इशू नहीं है, बस क्या करो सीधे सीधे जो हाईलाइट आप फिर धीरे धीरे इसको। अब ये जो टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, इसके ऊपर है। रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर एडवोकेटेड नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन हुआ था, कब था, कब मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कोई बताओ। 6 नवंबर सर। 26 नवंबर, यस, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो उस दिन उसने राइट और ड्यूटी दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। वाला पार्ट थोड़ा सा देख लो। फंडामेंटल राइट हमारे पास है पार्ट 3। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है हमारे? 22। कॉन्स्टिट्यूशन में 22। देखो नंबरिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 22 है, लास्ट पार्ट का नंबर 22 है। लेकिन जैसा पार्ट 9A भी है हमारे पास, 9B भी है। ओके, तो ऐसा अगर आप टोटल काउंट अगर करते हो तो टोटल पार्ट्स है हमारे पास 25। पार्ट्स अगर पूछा जाए तो 25 कहेंगे, नंबरिंग के हिसाब से 22 है। शेड्यूल्स अगर पूछा जाए तो शेड्यूल्स कितने हैं? 12 सर। शेड्यूल्स हैं 12 हैं अपने पास, ठीक है। शेड्यूल 10 है, ओरिजिनली 8 थे बाद में बढ़ गए, तो अभी 12 शेड्यूल है। ओके, तो ये पार्ट किससे रिलेटेड है और शेड्यूल किससे रिलेटेड है ये हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2 फंडामेंटल राइट्स के लिए है और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, पार्ट 4 है डीपीएसपी के लिए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ओके, तो ये चीज आप समझ लेना।
जो पार्ट 3 में जो हमको राइट्स दिए गए हैं ना, तो वो जस्टिसिएबल है, इनफोर्सिएबल है। अगर उसका मीनिंग क्या होता है, अगर किसी के राइट्स का वायलेशन होता है, किसी का राइट टू स्पीच का वायलेशन हो रहा है, तो ही कैन अप्रोच द जुडिशरी, वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, इसलिए उसको जस्टिसिएबल, इनफोर्सिएबल कहते हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पार्ट 3 में ही राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 के अलावा और भी जगह है जहां पर राइट्स दिए गए हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आर्टिकल यहाँ पे लिखा है नीचे 300 है, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें क्या होता है, आपको जस्टिसेबल नहीं रहेगा, बट लेकिन मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम रहता है, बट ये भी राइट रहता है। तो लास्ट ईयर इस पर enshrined in the constitution is for, तो नीचे ऑप्शन दिया ओनली फॉर सिटीजन, दूसरा दिया था एनी पर्सन। बताओ कोई मुझको। तो जो हमारा आर्टिकल 1.2 था, यहाँ पर क्या हुआ था, यूएसए ने ऑर्गेनाइज की थी समिट फॉर डेमोक्रेसी, और ये समिट में वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर मतलब पार्टिसिपेट किए थे, और इसका पर्पस क्या था, टू प्रमोट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना इसका पर्पस था। ओके, हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी न्यूज में थी। सेंटेनियल सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी वेर हेल्ड रिसेंटली। सेंटेनियल मतलब 100 साल हो गए। ओके, तो हमारे पास पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, लक्ष्मीकांत ने पूरा एक चैप्टर दिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। और ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी 3 कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 3 कमिटीज हैं, एक तो है पब्लिक अकाउंट कमिटी, दूसरी एस्टिमेट कमिटी, तीसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यहाँ पर देखो, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है सबसे ओल्डेस्ट है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में अंडर प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको बनाया गया। इसमें अभी प्रेजेंटली 22 मेंबर्स हैं, 22 लोग रहते हैं, पूरे एमपीज रहेंगे, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, इनको इलेक्शन होता है, और 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, 15 + 7 दोनों मिलके 22 होते हैं। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका पर्पस क्या रहता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो क्या ऑडिट करता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स रहते हैं उसका ऑडिट करता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कितना आ रहा है और खर्च कैसे कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है, कैग के रिपोर्ट को ये लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, तो इसी का ये काम इनका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का एक वन ऑफ द मतलब पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पार्लियामेंट के पास है। तो ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके ही और ऐसे टाइप में दूसरे कमिटीज हैं, जैसा फॉर एग्जांपल एक है एस्टिमेट कमेटी और दूसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टिमेट कमेटी, यहाँ पर देखो, एस्टिमेट कमेटी बनाई गई 1950 में, वो टाइम पे एक जॉन मथाई ये मिनिस्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो उनके रिकमेंडेशन पे एस्टिमेट कमेटी बनाई जाती है। ए कमेटी में अभी 30 मेंबर्स हैं, यहाँ पर दिया गया है, और ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली, 30 मेंबर्स बट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम लोकसभा। इसी को 30 मेंबर्स हैं इसमें, इसलिए इसको मिनी लोकसभा भी कहते हैं। इसका पहले फंक्शन देखो, एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज है ना, ये एस्टिमेट देते हैं, हमको इस साल इतना पैसा चाहिए, बजट आने से पहले, तो वो हर मिनिस्ट्री के पास से गवर्नमेंट अपना अपना एस्टिमेट मंगाती है। तब ये कमेटी क्या करती है, उनके जो डिमांड्स रहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड जो कहते हैं, पैसों के लिए जो डिमांड रखते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको कम कैसा किया जाए, तो इसीलिए इसको एस्टिमेट कमेटी हम कहते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या आता है, कमेटी ऑन टेकिंग, ये बनाई गई 1964 में, और इसको रिकमेंड किया था कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन थे, इन्होंने रिकमेंड किया था। इसमें 22 मेंबर्स रहते हैं,
सेम 50 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ का इसका जो प्रेसिडेंट रहेगा ये कमेटी का, ही बिलोंग्स टू लोकसभा, मतलब जो 15 मेंबर्स हैं लोकसभा में से, उसमें से एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इससे पहले में तो ऐसा नहीं था, 15 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी रह सकता है, बट वो जनरली से उसको चुना जाता है। एक कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, बट इट इज द कन्वेंशन दैट चेयरमैन। ओके, तो ये बात आई आपको समझ में? कोई मुझको फटाक से बोल दो क्या का आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से एक्ट से बनाया गया इसका ऑफिस? एम ऑडिबल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो बनाया गया है ना, वो बनाया गया अंडर आर्टिकल 148। नाम याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ सजेशंस है इसको और इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो उसमें से एक है कि जो पीएससी वगैरह ये सब जो कमेटी जितने भी रिकमेंडेशन देते हैं ना, ये बस एडवाइजरी रहते हैं, इसको बाइंडिंग किया जाए ताकि मतलब एग्जीक्यूटिव को उसको सुनना पड़े, इग्नोर ना करे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। ओके, तो ये चीज भी आप समझ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इलेक्शन लॉज में कुछ अमेंडमेंट ला रहे हैं। ओके, तो इसके लिए एक बिल लाया गया, इलेक्शन लॉ by parliament. Okay, the bill amends the representation of people act 1950 and the representation of people act 1951. Okay, हमारे पास देखो ये दो एक्ट हैं जो रेगुलेट करते हैं इलेक्शन को, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दोनों भी मतलब दोनों का डोमेन अलग है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसका काम क्या है, पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पार्लियामेंट और असेंबली के, इनको डिलिमिटेशन कराना है। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, वोटर्स के क्वालिफिकेशन इसके अंडर में आते हैं। और इसी तरीके से इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम, मतलब वोटिंग लिस्ट वगैरह बनाने का काम भी आरपीए 1950 के अंडर में। और जो दूसरा है 1951, इसके अंडर में जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स आना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जैसे हम लोकसभा का पढ़ते हैं, लोकसभा का अगर किसी को कंटेस्ट करना है तो 25 इयर्स ऑफ द एज चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है आरपीए 1951 में, क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिसक्वालिफिकेशन, ये दोनों भी आएंगे। इसी तरीके से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो पूरा प्रोसेस रहता है, उसको रेगुलेट आरपीए 1951 कहता है। जैसा पहले इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करता है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर एक्ट होता है, फिर अलग अलग गाइडलाइंस रहते हैं गवर्नमेंट के। तो ये सारे जो आते हैं ये आएंगे आरपी 1951 में। इसी तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह और उसकी पेनाल्टी क्या रहती है, ये भी आरपी 1951 ही बताता है। ओके, तो ये चीज समझ लो। अभी चेंजेस क्या किए गए कि हाँ, आधार को लिंक किया जाएगा, लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डाटा विथ आधार, आधार को इससे लिंक किया जाएगा। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बट यहाँ पर ये चीज भी दी है, देखो क्या बोले, द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश देयर आधार नंबर फॉर एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। वो इलेक्टोरल ऑफिसर पूछ सकता है आधार कार्ड के बारे में। पर्सन will not be denied inclusion electoral roll or their names deleted from the roll if they are unable to furnish आधार number due to sufficient cause। एक कोई वैलिड रीजन है जिसकी वजह से उनका आधार नहीं है, तो फिर ये लोग मतलब उनको वोटिंग राइट वगैरह डिनाई नहीं किया जाएगा। ओके, इसी तरीके से और क्या है, ठीक है ये तो खैर छोड़ दो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखो इसको कहते हैं पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। जो जनरली जो आर्म फोर्सेस में पर्सनल रहते हैं हमारे, ठीक है, ऑब्वियस है उनकी पोस्टिंग तो दूर रहती है अपने घर से, और इलेक्शन के टाइम मतलब उतनी छुट्टी लेके भी आ भी नहीं सकते। तो इनके लिए गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दिया है कि वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, पोस्ट से अपने वोट कर सकते हैं।
ओके, पोस्ट एक पेपर आज आएगा, उसके ऊपर वो लोग स्टैंप मारेंगे या जो भी रहता है प्रोसेस, साइन वगैरह करके भेज देंगे वापस। ओके, पोस्टल बैलेट इनको अलाउ है। पर इशू क्या होता है, अब कोई में रहेंगे ना, मतलब हस्बैंड आर्मी में तो वाइफ साथ में रहेंगी, वाइफ आर्मी है तो हस्बैंड साथ में रहेगा। तो ये जो प्रोविजन था पोस्टल बैलेट में, अगर सपोज कोई मेल मेंबर आर्मी में है तो उसके वाइफ को भी था, तो वाइफ भी पोस्टल बैलेट से कर सकती थी। पर यहाँ पर ऐसा था, अगर वुमन अगर वाइफ यहाँ पर है आर्मी में, पर हस्बैंड अगर नहीं है, मतलब हस्बैंड समझो दूसरा कोई काम करता है, तो वो हस्बैंड बट साथ भी अगर रह रहा है तो भी उसको लेकिन पोस्टल बैलेट का ऑप्शन नहीं था। मतलब थोड़ा सा इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसको दूर किया गया। अब जो वर्ड था वाइफ को हटाकर स्पाउस कर दिए, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर दे विल हैव राइट टू वोट बाय पोस्टल बैलेट। तो ये चीज थी यहाँ पर, राइट टू वोट बाय पोस्टल बैलेट ये लोगों को भी अलाउ है। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ लेना। एक आपको होमवर्क देता हूं, जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे जाते हैं तो वो लोग वोटिंग कैसा करते हैं, पोस्टल बैलेट से करते हैं क्या, ईवीएम पे करते हैं या और कैसा करते हैं, ये आपको सर्च करके मुझको बताना नेक्स्ट सेशन। ओके, पोस्टल बैलेट बोल रहे ना, ठीक है ठीक है, कल मुझको एक बार सर्च करके कंफर्म बताना, ठीक है। इसके बाद देखो जेंडर न्यूट्रल वगैरह ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ। रिसेंटली अभी कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, commonly referred to as anti conversion bill. The bill will now go to Karnataka Legislative Council. तो ये बिल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा आर्टिकल 25 टू 28, 25, 26, 28, ये जो 4 आर्टिकल हैं ये हमारे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, तो वो पता रहने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंशन है। ओके, कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? 6 सर। 6 स्टेट, बोलो नाम बोलो जल्दी से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, यूपी, बिहार एंड ओके, वन मोर सर। बस बस हो गए। देखो यूपी बिहार एक तो है, ऊपर के 2 ही हैं, नीचे जो साउथ में 4 हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है आंध्रा, चौथा है तेलंगाना। ओके, तमिलनाडु नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। इसके बाद और क्या है यहाँ पर, एंटी कन्वर्जन, ठीक है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। ओके, चल आगे बढ़ो। सैक्रिलीज भी न्यूज में था। सैक्रिलीज मतलब क्या रहता है, आपके कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है या फिर कोई एक रिलीजियस सिंबल है जिसको बहुत सैक्रेड मानते हो, और कोई जाके उसको डिफेम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जैसा बहुत बार क्या होता है, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके स्टैच्यू को कालिक पोत दिया जाता है, ब्लैकन किया जाता है। तो ऐसा भी कुछ पंजाब में इंसिडेंट्स हुए गुरुद्वारा में, और वो लोगों का बाद में लिंचिंग हो गया। ठीक है, showing disrespect to religious symbol। तो कुछ स्टेट्स ने इसके खिलाफ एक्ट्स लाए, जैसा पंजाब ने एक एक्ट करता है तो उसको स्ट्रिक्ट पेनल्टी, बहुत ज्यादा पेनल्टी है। ओके, सैक्रिलेज, देखो इसको ब्लास्फेमी भी कहते हैं। इट मींस ट्रीटिंग अ रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस विदाउट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व। सैक्रिलेज और के कंटेक्स्ट में अक्सर न्यूज में आता है, पर इशू क्या है इस पे, बात तो अच्छी है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इसका मिसयूज भी हुआ करता है। लोग क्या करते हैं, पर्सनल एनमिटी अगर किसी के साथ है तो झूठी बात फैला देंगे, ये पर्सन, ये XYZ आदमी ऐसा ऐसा, कल इसने ऐसा किया, आपके रिलीजन की ऐसी बात कही। ओके, पर लोग तो मतलब बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, फिर उसको फिर हार्म हो सकती है, तो इसका मिसयूज करना चाहिए। तो ये चीजें थी। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जुडिशरी है अपने, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बॉडी बनाने का CGI ने रिकमेंडेशन दिया है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, खैर इतना कुछ खास है नहीं।
जजेस हैं फर्स्ट? 33 टोटल। हाँ, टोटल है 34, 1 + 33, एक CGI रहता है और 33 है। ओके, अब देखो अगर चेंज करना है, नंबर चेंज करना है आपको CGI का, तो क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा आपको? गवर्नमेंट क्या करता है? पार्लियामेंट में बिल लेकर आएंगे, ठीक है, बिल लेना पड़ता है। बिल लाते हैं, लेकिन वो बिल सिंपल बिल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं, सिंपल बिल रहता है। ओके, और अगर हाई कोर्ट में अमेंडमेंट चेंज करना है तो क्या करेंगे गवर्नमेंट? सेम प्रोसेस सर। हाँ, अगर सेम प्रोसेस नहीं रहता है उसको, हाई कोर्ट में करना है तो प्रेसिडेंट बस एक ऑर्डर इशू करता है, प्रेसिडेंट बस एक नोटिस जारी करेगा कि मुंबई हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ अब 5 से बढ़कर इतनी इतनी हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज आप समझ लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये टर्म बार बार न्यूज में आएंगे, कुछ स्टेट इसको डिमांड कर रहे हैं, जैसा आंध्रा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक कैटेगरी ऑफ स्टेटस है, इसमें मतलब कुछ स्टेट हैं, जैसा मेनली हिमालयन स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है, और इनको मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, थोड़ा कंसेशन देता है। सपोज जनरली क्या रहता है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वगैरह जो रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर सपोज 100 रुपए खर्च आ रहा है स्कीम के लिए, तो जनरल स्टेट को गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम 40 रुपए खर्च करो, हम 60 रुपए देंगे 100 में से। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स रहते हैं, वहां पर गवर्नमेंट 90 रुपए खर्च करता है और वो स्टेट को बस 10 रुपए, मतलब ज्यादा फंडिंग वगैरह होती है, तो इसलिए कुछ स्टेट इसकी मतलब डिमांड कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट आया था 1969 में आया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, और इसके जो क्राइटेरिया थे, जियोग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज लाइक हिली टेरेन है, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस एंड नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस, तो ये इसके क्राइटेरियाज रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, परचेस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय OCI। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ ओवरसीज इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया सर। हाँ, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन रहेगा, फिर दूसरा सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, और तीसरा रहेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो ऐसे 3 लोग रहते हैं, रिटायर्ड जज, CEC और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 लोग रहेंगे, और ये लोग एडवाइस लेते हैं MPs MLAs, वहां की जो लोकल के बॉडीज, लोकल के MP MLA रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एडवाइस लेंगे। ओके, चीज है, मध्य प्रदेश अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर। पुलिस कमिश्नर हम सुनते हैं, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, औरंगाबाद का पुलिस कमिश्नर, सूरत का पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर ये सिर्फ बड़े सिटीज में रहता है, नॉर्मल हम बोलते हैं SP बोलते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और कमिश्नर एक है, दोनों में एक डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस क्या है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता है वो कलेक्टर को सबऑर्डिनेट रहता है, ही इज अकाउंटेबल टू कलेक्टर, लेकिन जो कमिश्नर रहता है ये थोड़ी सी मतलब ही इज नॉट अकाउंटेबल टू कलेक्टर, वो डायरेक्ट जो डिविजनल कमिश्नर रहेगा ना उसको रिपोर्ट करेगा, कलेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा, तो वो ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो बट ये बस कोई बड़े सिटीज में रहता है सिस्टम, कमिश्नर सिस्टम जो रहता है। ओके, तो अभी सूरत और भोपाल में इसको लाया गया है, इंदौर और भोपाल में। ओके, ठीक है, चलो आपको एक होमवर्क देता हूं। रिसेंटली एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कमलापट्टी, रानी कमलापट्टी रेलवे स्टेशन ऐसा किया गया, तो वो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, वो आपको देख के सर्च करके लिखना है। ओके, हबीबगंज। हबीबगंज।
हबीबगंज भोपाल। हबीबगंज भोपाल। ओके ओके, ठीक है, चलो गुड। ओके, हाँ, डिफॉल्ट बिल, चलो खैर ये तो इतना कुछ खास नहीं, टॉपिक में स्किप भी कर रहा हूँ, सिंपल मतलब ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ 1971 इंडो पाक वार, ये भी अभी न्यूज में है, क्योंकि इंडिया इंडो पाक वार हो गया था, उसको 50 साल हो गए, और इस वार के बाद ही बांग्लादेश को सर आपकी आवाज कट रही है सर। एक मिनट। अभी चेक सर करना, स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी मैं सर, अभी थोड़ा शेयर सा करता हूँ। आपका कनेक्शन चेक कीजिए, आवाज अच्छा, क्रैश हो रही है सर। अभी देखो कैसा, अभी ठीक आ रहा है वॉइस? अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी ठीक है सर। ठीक है, ये ठीक है ना? ठीक है, मैं जरा नेट चेंज करता हूँ लोकेशन। ओके, कुछ भी दिक्कत रहे तो आप बता देना फटाक से, क्योंकि मुझको समझता नहीं जल्दी, मतलब यहाँ पर कुछ भी स्क्रीन ऑफ हो गई या कुछ हो गई तो बस टेक्स्ट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ओके, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हम देख रहे थे, इंडिया इंडो पाक वार। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो टाइम पर बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का पार्ट था, पाकिस्तान का एक स्टेट था जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। बट वहां पर इलेक्शन होता है एक बार पाकिस्तान में 71 में। ओके, और वो इलेक्शन में मतलब जो मुजीबुर रहमान थे, उनके पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलते हैं। तो होना क्या चाहिए था, उनको पीएम प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं करते हैं, और उनको डिनाई किया जाता है। तो फिर यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान डिमांड चलती है इंडिपेंडेंस की, और फिर वहां पर मतलब वॉर होता है, जिसमें फिर इंडिया भी बाद में पार्टिसिपेट करता है, और बाद में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर पूरा बताया गया, हिस्ट्री वगैरह कुछ खास है तो नहीं। इंडिया बांग्लादेश जब रिलेशन आएंगे तब हम उसको देखेंगे। है इमर्जिंग बीआरआई अल्टरनेटिव्स, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बीआरआई के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर बताया गया। बीआरआई, पहले तो बीआरआई क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। चाइना क्या करता है, पैसा देगा डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ओके, डेवलप करने के लिए फंड करेगा। फंड मतलब ऑब्वियसली यूनिलैटरल नहीं रहता है, लोन वगैरह देता है, बाद में उसको रिटर्न देना भी है। बट अब क्या हो रहा है, इससे चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है पूरे रीजन में, एशिया एशिया पैसिफिक, एशिया अफ्रीका। तो फिर अब इसके लिए अल्टरनेट न्यू इनिशिएटिव्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। जैसा फॉर एग्जांपल एक है बिल्ड बिल्ड बैक बेटर, B3W, नेक्स्ट पेज पे है दिया है, बिल्ड बैक बेटर। ये G7 कंट्री का इनिशिएटिव है, और एन अप्रोच टू कलेक्टिवली कैटलाइज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। फंडिंग करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। और ईयू का भी एक है ग्लोबल गेटवे, ग्लोबल गेटवे, ये ईयू का है। आप वहां पर ब्लू डॉट नेटवर्क में मतलब फंडिंग तो नहीं करने वाले थे, बट लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे, अगर रेटिंग देंगे, अगर रेटिंग अच्छा मिला तो ऑब्वियस है वहां पर फंडिंग ज्यादा मिलेगा, उसको फंडिंग मिलने में आसानी होगी। ब्लू डॉट नेटवर्क, यूएसए जापान ये लोग थे वहां पर। ओके, तो
तो ये चीज आप समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट G20 न्यूज में था। G20 देखो ये ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज हैं और इसका जो नेक्स्ट ईयर की जो समिट होने वाली है 2023 में, ये इंडिया में होंगी। इट इज फर्स्ट टाइम इंडिया में इसकी समिट होने वाली है। तो इसके मेंबरशिप दी है। मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, पूछा गया लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन था इसके ऊपर। तो पूरे G7 कंट्रीज के मेंबर हैं, प्लस रशिया भी है और बाकी के कंट्रीज आते हैं। ये मेंबर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो। ओके, एशिया से खासतौर पे जो मेंबर्स हैं वो याद रखना। अगर G7 की बात करते हैं तो एशिया से एक ही कंट्री है। कौन सा कंट्री है G7 में? जापान है, ओनली जापान इज देयर। और अगर G20 की अगर बात करते हैं तो एशिया से है, चाइना है, इंडिया है, अब देखो स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा ठीक है, आप चेक करना Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है Yes, आप लोगों को? ओके Yes, ठीक sir. है, तो ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो हम देख रहे थे एशिया से चाइना है, इंडिया है, सऊदी है, साउथ कोरिया है, ओके, तुर्की भी है। तो ये सारे लोग हमको थोड़ा सा बार बार पढ़ते याद नहीं करना है, देखते रहना। ओके, तो ये G20 था। इसके बाद देखो कुछ शॉर्ट में न्यूज है, वहां पर एक टर्म आई है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये काफी न्यूज में रहता है, WTO के कंटेक्स्ट में रहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। WTO के अंडर में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। ओके, तो उसमें से एक है एग्रीकल्चर रिलेटेड, दूसरे जैसे ट्रिप्स है, ट्रिम्स है। तो ये इसके मीनिंग क्या रहते हैं ये हमको पता रहे। ओके, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में सब्सिडी बास्केट है, 3 टाइप के सब्सिडीज दिए गए, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और एक रहता है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में कोई इशू नहीं है, ग्रीन बॉक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर जो एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स पर रिस्ट्रिक्शन है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो रहती है ये ट्रेड डिसऑर्टिंग रहती है, तो इसलिए इस पर लिमिट लगाई गई है। डेवलपिंग कंट्रीज को 10% लिमिट है और डेवलप कंट्रीज को 5% लिमिट है। ओके, एम्बर बॉक्स सब्सिडी याद रखना। MSP सिस्टम दे रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं तो फर्टिलाइजर फार्मर को चीप रेट में मिलता है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा और जब वो एक्सपोर्ट करेंगे फूड ग्रेन्स को तो उसका कॉस्ट भी कम रहता है। इससे क्या होता है, दूसरे कंट्रीज जो हैं जहां पर सब्सिडी नहीं मिल रहे, उनके प्रोडक्ट तो महंगे हैं, तो वो लोगों को लॉस हो जाता है ट्रेड में। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। मैक्सिमम आप 10% तक एम्बर बॉक्स सब्सिडी लगा सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो कि पेरिस में हुई थी। ओके, यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, जितने भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां जहां पर सनरेज रहते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, सोलर प्लांट्स वगैरह ये सब बिठाएंगे। और अब एक एम्बिशियस स्कीम है। जनरली सोलर एनर्जी में इश्यू क्या होता है, सन जो है हमारे पास वो तो सिर्फ डे टाइम में है ना, रात नहीं है, तो रात में फिर और एनर्जी तो हमको स्टोरेज करने नहीं आती है, तो हम फिर एनर्जी कहाँ से लाएंगे रात के टाइम। तो ये इशू हो रहा था, बट हमारे पास से सन चला गया, वो किधर जाता है, पाकिस्तान जाएगा, ईरान जाएगा, फिर इराक जाएगा, सऊदी जाएगा, ऐसा पूरा घूमते रह रहे हैं ना। तो मतलब अपने पास नहीं है तो दूसरे कहां पर तो भी है। तो अगर हम पूरा वर्ल्ड को अगर कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क में जिसको हम ग्रिड कहेंगे, तो फिर हमको क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ओके, इसको देख के हिस्ट्री का एक याद आता है। हिस्ट्री में अपने पास एक है वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट। किसने कहा था ये? स्वामी विवेकानंद सर। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद नहीं, ये थे नारायण गुरु। ओके, नारायण गुरु थे साउथ, उन्होंने किए थे। ओके, यहाँ पर देखो बाबल बंदब न्यूज में, लोकेशन जब भी न्यूज में आते हैं इसको देख लेने का मैप में। बाबल बंदब
ये छोटा सा पैसेज है, स्ट्रेट कह सकते हैं, जो कनेक्ट सी को विथ गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन नीचे है और रेड सी ऊपर है। ओके, बाब अल मंदब, ये याद रखना। बाब अरबिक वर्ड है, इसका मतलब डोर होता है। मंदब मीन्स आंसू, टीयर्स। पहले क्या था, ये बहुत खतरनाक था इसको क्रॉस करना, तो कई सारे लोग मर जाते थे, इसलिए इसको आंसुओं का दरवाजा ऐसा कहा जाता है। इसके बाद ठीक है, ओके। इंडिया श्रीलंका, ये हमेशा ये न्यूज में रहता है। देखो, फिशरी डिस्प्यूट इशू क्या हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है, कच्छथीव आइलैंड। ओके, ये है श्रीलंका के कस्टडी में, श्रीलंका के अंडर में। बट हमारे फिशरमैन क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं फिशिंग करने के लिए। वहां पर फिश रिसोर्सेज ज्यादा है। अब उनके पास जाएंगे तो वहां की पुलिस उनको पकड़ती है, नेवी के लोग पकड़ते हैं, तो फिर ये बहुत सारा इशू हो जाता है। ओके, तो ये बार बार न्यूज में रहता है। कच्छथीव आइलैंड, ये आइलैंड का नाम है कच्छथीव आइलैंड। श्रीलंका पहले मतलब डिस्प्यूट था, बाद में राजीव गांधी के पीरियड 74 में उसको हैंड ओवर किया जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट है आर्टिकल इकोनॉमी। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, SBI है या फिर इंडिया, ये सारे बैंक्स मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ओके, प्राइवेटाइजेशन को ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में इसको कुछ टर्म्स यूज किए थे, क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का वेल्थ कम हो रही है ना, गवर्नमेंट अपनी असेट बेच रहा है, तो वेल्थ तो डिस्ट्रक्ट हो रही है। पर ये क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लगाएगा, इनोवेशन लगाएगा, नए टेक्निक यूज करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, वो वेल्थ और अगमेंट होगा। बस इतना है कि गवर्नमेंट का खत्म हो रहा है पर प्राइवेट सेक्टर में, कंट्री में तो रह रहा है, तो इसलिए इसको क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से और एक टर्म आते हैं, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड ये एडम स्मिथ ने दिया था। वो क्या बोलता था, स्टेट ने क्या करना चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं, वो अपने आप रेगुलेट करेंगे, स्टेट को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। पर इकोनॉमिक सर्वे ने हमारा कहा कि स्टेट का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर फेयर कंपटीशन अगर आपको इंश्योर करना है तो आपको वहां पर रहना पड़ेगा और ट्रस्ट लाना पड़ेगा मार्केट। उसको कहते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट। ये कहा था आपने इकोनॉमिक सर्वे ने, इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट, क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन। तो ये चीज भी आप समझ लेना। ओके, तो क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन एक बार फिर से बता दें। क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट पीएसयू डिसइन्वेस्ट कर रहा है, अपनी कंपनी बेच रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वेल्थ उसका डिस्ट्रक्ट हो रहा है। कोई भी अपनी खुद की चीज बेच रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन वेल्थ जो थी वो खत्म हो रही है, तो इसलिए इसको वेल्थ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन क्रिएटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जाएगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। जैसा अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेचा, एयर इंडिया तो गवर्नमेंट की कंपनी चली गई, अब गई वो टाटा के पास। टाटा क्या करेगा, नए टेक्निक्स लाएगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करेगा और उसको प्रॉफिट में लेकर आएगा, तो इसलिए उसको हम कहते हैं क्रिएटिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन। ओके, तो ये चीज यहां पर थी। तो ये समझ लेना, दोनों के अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव्स हैं। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव्स क्या होंगे, थोड़ा सा सोचने का। प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है, वो लोग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स करते हैं। ओके, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, मार्केटिंग स्किल अच्छी रहती है, और लोग बहुत अच्छे से मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे, टीम वर्क करेंगे। लेकिन निगेटिव क्या है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगा, तो इससे सोशल वेलफेयर मुश्किल हो जाता है। वो लोग क्या करेंगे, कम लोगों को रखेंगे, ज्यादा काम करवाएंगे। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं रहता, जितने लोग चाहे उतने रखता है, पर प्राइवेट सेक्टर कम लोग रखेगा ज्यादा, तो इससे क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं ना, और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज रखेगा, सोशल सिक्योरिटीज नहीं देगा उनको, अंडर पेमेंट करेगा, तो ये इशू होता है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है आरबीआई, बाय एनुअल रिपोर्ट है, आरबीआई पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, ऐसे 2-3 रिपोर्ट है जो हमको पता रहनी चाहिए। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कौन निकालता है ये,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF निकालेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और दूसरा रहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वो निकालता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके बाद देखो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इन्फिनिटी फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया, लीडरशिप फोरम ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह उसको प्रमोट करने के लिए फिनटेक कहते हैं। फिनटेक मतलब क्या, जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल वैलेट का यूज कर रहे हैं, यूपीआई का यूज करते हैं, कार्ड पेमेंट का यूज करते हैं, ये सारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं। तो यहाँ पर और इनोवेशन लाने के लिए ये लॉन्च किया है इन्फिनिटी पोर्टल। एग्जाम में क्या इज इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, थोड़ा सा डिकोड करो। यहाँ पर FIN लिखा हुआ है, टी भी है, फिनटेक वगैरह, तो ऐसे डिकोडिंग से भी क्वेश्चन टैकल हो सकते हैं हमारे। जो ये आर्टिकल देखो, इतना बड़ा आर्टिकल है पर अपने काम का ही नहीं है, इसको जो पढ़ के ज्यादा ये नहीं करना है हमको। ओके, ठीक है, ये बॉक्स लेकिन आप लोग पढ़ लेना इंडिविजुअली। 4 टाइप के सर्विस डिलीवरी हो सकती है, मोड 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या रहता है, ये थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए, मैथ द पेयर्स में पूछ सकता है। ओके, इतना ही बस देख लेना आर्टिकल में। नेक्स्ट है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। अभी इशू क्या हो रहा है हमारे पास, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, टैक्स कम चार्ज करते हैं, और कुछ कंट्रीज ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। तो कंपनी क्या करते हैं, अपने हेडक्वार्टर्स रखते हैं ऐसे मतलब कंट्रीज में जहां पर टैक्स रेट कम है, जिनको हम टैक्स हेवंस कहते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन बताते हैं कि हमने ये कंट्री में किया है, तो जिसके जरिए उनको टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, पर जो दूसरे कंट्रीज है उनको लॉस होता है इससे। तो अब क्या बात चल रही है कि अब ग्लोबल लेवल पे एक हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स करेंगे, मतलब हर कंपनी को उतना कम से कम देना ही है। तो अभी ये बात चल रही है 15%। एक हम 15% क्या करेंगे, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट रखेंगे। सपोज कोई कंट्री सपोज सिर्फ 5% ही टैक्स कर रहा है, और वो कंपनी दूसरे मतलब जैसा बरमुडा है, बरमुडा सिर्फ 5% टैक्स लगाता है, और लेकिन वो जो कंपनी है इंडिया में काम कर रही है, तो इंडिया को राइट रहेगा कि वो 10% मतलब 15% जो है ना, 5% डिडक्ट करके जितना बच रहा है, मतलब 10% इंडिया वो एडिशनल टैक्स लगा सकता है कंपनी पे, हाँ उधर के 5 छोड़कर। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, मतलब कंपनी को अभी एक ऑप्शन ये नहीं रहेगा, अब उनको 15% मिनिमम देना ही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लोबल टैक्स रेट। यहाँ पर एक टर्म दी है देखो, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। यही था जो अभी हमने डिस्कस किया। कंपनीज क्या कर रहे थे, अपना जो प्रॉफिट है, ये क्या बता रहे थे, हम जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन में बता रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, उसको कहते हैं बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब अपने हेडक्वार्टर्स वहां पे करेंगे, या फिर डील्स वगैरह जो भी रहते हैं वहां पर साइन करेंगे, तो इसको BEPS बोलते हैं। PM किसान स्कीम बार बार न्यूज में रहती है, ये किसान को पेंशन के लिए है, पेंशन नहीं सॉरी, इसमें किसान को पैसा दिया जाएगा 6,000 रुपए पर एनम इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच। ओके, और डेफिनेशन ऑफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। पहले क्या था, फार्मर विथ लेस देन 2 हेक्टेयर एलिजिबल थे, अब क्या है, इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द फार्मर, सारे के सारे फार्मर्स एलिजिबल हैं। इसने क्या किया है, निगेटिव लिस्ट दिया है कि जो एलिजिबल नहीं रह सकते, ऐसे फार्मर जो सपोज ये है जिनके फैमिली में डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, जो पिछले साल टैक्स जिन्होंने भरा है, इनकम टैक्स, तो ये सारे नहीं आएंगे। ओके, तो ये चीज यहाँ पर थी। ये आर्टिकल है जन हमेशा लॉस में रहता है,
ओके, तो कुछ यहाँ पर इशू जैसा कि एक है कि क्रॉस पैसेंजर जो फ्रेट रहता है, पैसेंजर के लिए जो फेयर रहता है वो हम कम रखते हैं ताकि लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह कम पैसों में हो जाए, लेकिन हम उसका जो कंपेंसेशन है फ्रेट ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं। गुड ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो उसको ज्यादा चार्ज लगा, तो इसलिए वो महंगा हो जाता है और इसलिए हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाता है। दूसरी बात कोल डिपेंडेंट है, जो हमारा फ्रेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो होना तो ऐसा सही, हर टाइप की कमोडिटी उससे ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, लेकिन जो 14 है मतलब सपोज आधा परसेंट 50% जो ट्रांसपोर्ट है वो कोल का ही होता है, ये एक इशू है। तीसरी चीज ऑपरेटिंग रेशो इज 98%, मतलब अगर 100 रुपए उसका टोटल रेवेन्यू है तो 98% 98 रुपीज खर्चा है, मतलब सिर्फ 2 रुपए प्रॉफिट के लिए उसको 98 रुपीज खर्च करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब सीरियस इशू है, ये हमको समझना चाहिए। इसके बाद देखो गवर्नमेंट ने कुछ कमिटीज बिठाए थे, एक थी विवेक देबराय कमेटी। विवेक देबराय इसने बोला था कि रेलवे को प्राइवेटाइज करो, विवेक देबराय कमेटी, नाम लिख लेना, विवेक देबराय कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। और दूसरी एक कमेटी थी अनिल काकोडकर कमेटी। 3-4 साल पहले रेलवे के एक्सीडेंट बहुत हो रहे, तो रेलवे सेफ्टी के लिए कमेटी बिठाए थे अनिल काकोडकर कमेटी, नाम याद रखना। ओके, ठीक चल रहा है। तो हमने रेलवे का डिस्कस किया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये देखो डिसइन्वेस्टमेंट के टाइप्स रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें एक रहता है गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, सिर्फ समझो एक माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब 50% से कम शेयर बेच दे रही है, उसको माइनॉरिटी कहेंगे। एक रहता है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, 50% और उससे ज्यादा शेयर्स को बेच देता है गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, 50% से ज्यादा शेयर बेच दिए तो जो मैनेजमेंट रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है अब मेजर रोल रहेगा प्राइवेट सेक्टर का, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक रहता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब 100%, मतलब यहाँ पर सेलिंग आ जाता है, गवर्नमेंट पूरा बेच दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर न्यूज में था वही चीज, थोड़ा सा टर्म समझ लेना। पेमेंट बैंक न्यूज में थे, पेमेंट बैंक जैसा एयरटेल बैंक है, अमेजॉन पे रहता है, गूगल पे रहता है, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, पेमेंट बैंक कहते हैं। ओके, और पेमेंट बैंक को वाज अकॉर्डेड शेड्यूल बैंक स्टेटस। पेटीएम की जो पेमेंट बैंक है उसको शेड्यूल बैंक स्टेटस दिया गया रिजर्व बैंक। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शेड्यूल बैंक क्या रहती है। शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक्स रहते हैं which have been included in second schedule of RBI Act 1934। सेकंड शेड्यूल, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल है वैसे आरबीआई के भी शेड्यूल है, तो सेकंड शेड्यूल में मतलब वहां पर ये बैंक की लिस्ट रखी जाती है, उसको कहते हैं शेड्यूल बैंक। जिनका नाम है सेकंड शेड्यूल में उनको हम शेड्यूल बैंक कहेंगे। ओके, तो उनके अपने अपने प्रिविलेजेस वगैरह रहते हैं शेड्यूल बैंक के, ये समझ लेना। और जो पेमेंट बैंक थे नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे, नचिकेत मोर कमिटी इसके रिकमेंडेशन पे शेड्यूल बैंक बनाए गए थे। ओके, ये भी समझ लेना। ठीक, नेक्स्ट जो आर्टिकल है होलसेल इन्फ्लेशन के ऊपर ये बात कर रहा है। होलसेल इन्फ्लेशन अभी हमारा 14% हो गया। ये नंबर कुछ भी हमारे काम के नहीं है, करना यहाँ पर WPI क्या रहता है ये पता करना है। WPI क्या करता है, एवरेज कमोडिटीज फॉर बल्क सेल एट लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। होलसेल, नाम में होलसेल है, तो ये जो होलसेल अमाउंट ऑफ जो कमोडिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचा जा रहा है, बल्क सेल मतलब मार्केट में जो बल्क सेल होता है तो वहां पर क्या चेंज हो रहा है प्राइस में। 1000 टन स्टील को बेचा गया, तो ऐसे इस टाइप के बड़े जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें क्या चेंज आया ये देखता है। और इसकी जो
प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसको देता है ये WPI? ये तीनों में से सबसे ज्यादा वेटेज देता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को देता है। ओके, इसका अपोजिट रहता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर जैसा WPI में होलसेल लेवल की बात करें, कंज्यूमर में रिटेल की बात करते हैं, रिटेल ट्रांजैक्शन की। जो हम दुकान पे जाके हमने शैम्पू का एक पैकेट ले लिया, तो शैम्पू के पैकेट में प्राइस कितनी चेंज होगी, तो वो मेजर करता है CPI। ओके, और अगर हम शैम्पू, एक ट्रक शैम्पू सपोज उसमें 1000 पाउचेस थे, तो उसमें क्या चेंज हुआ वो WPI देखेंगे। कंज्यूमर प्राइस CPI थोड़ा सा ब्रॉड भी है, उसमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों भी लिए जाते हैं, ये भी याद रखना। और CPI में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो फूड को रहता है, फूड एंड बेवरेजेस को रहता है। जैसा WPI मैन्युफैक्चर गुड्स है, CPI में फूड एंड बेवरेजेस को दिया जाता है। ये चीज आप समझ लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज, द बेस ईयर, जो बेस ईयर रहता है फॉर ऑल इंडिया WPI, ये है इसको रिवाइज किया गया अभी फिलहाल 2011-12 है WPI के लिए बेस ईयर 2011-12। ओके, ये चीज आप समझ लेना। पब्लिश कौन करता है WPI? इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर कॉमर्स डिपार्टमेंट सर। हाँ, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये याद रखना। ही इज डिफरेंट फ्रॉम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहता है, जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है, वो दूसरा है। और जो CPI कौन पब्लिश करता है? CPI कंज्यूमर, CPI NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, NSO करेंगे। ओके ओके, ठीक है। NSE प्राइम, ये न्यूज में था अभी। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हैज लॉन्च अ न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव, NSE प्राइम। ओके, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहता है। जैसा अपने पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ये चीज आप समझ लेना। दूसरी बात, NSE अभी न्यूज में भी था, एक स्कैम हुआ NSE में। वहां के CEO को अभी अरेस्ट वगैरह किया गया था, लेडी CEO थी, तो उन्होंने कुछ हाँ, कभी गड़बड़ी की थी उन्होंने। तो क्या कुछ मतलब स्कैम, ठीक है बता देता हूँ क्या हुआ था। जैसे सपोज हम लोग तात्काल टिकट निकालते हैं, एग्जैक्ट 11 बजे स्टार्ट होता है और एक 5 मिनट में खत्म होता है। तो यहाँ पर NSE में शेयर्स बेच रहे हैं ना, तो उसका भी दिन में टाइमिंग रहता था, ये टाइमिंग पे स्टार्ट होगा। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ सेलेक्टेड जो परचेसर्स हैं उनके लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले उनको एक्सेस दे रहे थे। जैसे 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10:59 को ही उनको लॉग इन करा रहे थे, तो ताकि उनको पहले से वो जो अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मतलब ले सके, वो खरीद सके अच्छे शेयर्स। तो ऐसा कुछ वो स्कैम था। तो अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए NSE ने ये गाइडलाइंस लेकर आए, जिसको NSE प्राइम कहते हैं। ओके, ये समझ लेना। यहाँ पर और एक टर्म है कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन क्या रहता है, अभी हम जैसा ऑनलाइन परचेस वगैरह कर रहे हैं ना, तो हमको पूरे कार्ड के डिटेल्स देना रहता है। तो आप ये कार्ड टोकनाइजेशन स्कीम में क्या करेंगे, पूरा तुमको कार्ड के डिटेल्स नहीं देना है, बस कार्ड्स के रिलेटेड एक नंबर दिया जाएगा, टोकन दिया जाएगा, उतना एंटर कर दिए तो तुमको ट्रांजैक्शन करने आएगा। ये थोड़ा डाटा सिक्योरिटी के लिए लाया गया है और इनिशिएटिव ऑफ RBI है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, इंटरनेट शटडाउन। ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। इंटरनेट शटडाउन जो हम करते हैं, तो देखो ये आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो देखो एक चीज समझो, इंटरनेट शटडाउन तो ठीक है, साथ में और एक चीज होती है साइबर सर्विलेंस जिसको कहते हैं। क्या इंडिया अपने सिटीजन पर साइबर सर्विलेंस कर सकता है? कर सकता है? ओके, ये अलाउड है। नो सर। इंडिया सिटीजन के एक्टिविटीज पर मॉनिटरिंग कर सकता है, सर्विलेंस कर सकता है, और ये
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में दिया है 1885, बट यहाँ पर कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन पे कर सकता है? जैसा थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। अगर ये चीजें इंडेंजर्ड हो रही है तो ऐसे सस्पेक्टेड लोगों पर साइबर सर्विलेंस किया जा सकता है। ये याद रखना। दूसरा, पेगासस कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो भी याद रखना। पेगासस, पेगासस कौन से कंपनी ने बनाए, कोई बताएंगे उसका नाम क्या है कंपनी का? पेगासस इजरायली कंपनी है सर। इजराइल की कंपनी है, उसका नाम है एनएसओ ग्रुप। ओके, एनएसओ ग्रुप, ठीक है। NSO सर। और हाँ, इसका और एक टर्म याद है, जीरो डे जीरो क्लिक। जीरो डे जीरो क्लिक कहते हैं इसको। मतलब अभी जनरली क्या रहता है, वायरस वगैरह कब आते हैं कंप्यूटर पे, हम एक कोई अननोन सोर्स से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फाइल के साथ तो वायरस भी आ जाता है। पर पेगासस का ऐसा नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मिस कॉल देंगे आपको, भले ही आप उठाओ मत उठाओ, वो वायरस आ गया, इसलिए उसको जीरो क्लिक कहते हैं। बस वो मिस कॉल देंगे और आपके कंप्यूटर का पूरा डाटा, मोबाइल का पूरा डाटा वो कैप्चर कर लेंगे। इस चीज से, ठीक है। जीरो क्लिक, जीरो डे जीरो क्लिक। अग्नि मिसाइल एक नया वर्जन लॉन्च किए, अग्नि प्राइम जिसको कहते हैं। तो ये क्या है अग्नि प्राइम? इट इज द 6th मिसाइल इन अग्नि सीरीज, हैज द रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर। अग्नि जो है हमारे पास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम था लॉन्च अंडर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अंडर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए गए और उसमें से एक था अग्नि। अग्नि है सरफेस टू सरफेस, एक चीज हो गई। दूसरी चीज एक याद रखो, इसके जो रेंजेस हैं, जैसा अग्नि 1 बोला, अग्नि 5 तक है हमारे पास। अग्नि 1 उसका है रेंज है लेस देन 1000, अग्नि 2 लेस देन 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 लेस देन 3000, अग्नि 4 लेस देन 4000 और अग्नि 5 लेस देन 5000। सबकी याद मत करते बैठो, डायरेक्ट जितना अग्नि का नंबर है उतना ही रहे। और अग्नि प्राइम है 1000 to 2000 है। ओके, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वेपन्स भी लेकर जा सकता है। ओके, और बैलिस्टिक है। दो टाइप के मिसाइल रहते हैं, एक बैलिस्टिक रहता है और दूसरा रहता है क्रूज। क्या डिफरेंस रहता है बैलिस्टिक और क्रूज में? गाइडेड एंड अनगाइडेड मिसाइल सर। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक, अनगाइडेड होती है ओके, और क्रूज और मिसाइल क्रूज गाइडेड होती है सर। गाइडेड रहता है। बैलिस्टिक मतलब क्या रहता है, देखो, पत्थर फेंकना मतलब बैलिस्टिक। कोई एक किसी के तरफ, सपोज एक दूर से कोई जानवर आ रहा है और मैं पत्थर फेंक के उसको मार रहा हूँ, तो स्टार्ट में तो मैं फोर्स लग रहा हूँ, बाद में एक बार एक हाइट पे जाने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। ओके, ओके, ठीक है। हम देख रहे थे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि जो है हमारे पास ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है अपने पास कोई? डू यू हैव एनी क्रूज में? क्रूज मिसाइल हमारे पास है और उसका नाम है ब्रह्मोस। ओके, ब्रह्मोस है, ठीक है, ये याद रखना, ब्रह्मोस हमारे पास क्रूज मिसाइल है। और एक है दूसरा, उसका भी नाम आप सर्च करके लिख लो। तो क्रूज मिसाइल में क्या होता है, वो जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं जाता तब तक उसको गाइडेड रहता है वो, ठीक है, मतलब इसमें एक्यूरेसी एकदम रहती है। और जो बैलिस्टिक है उसको एक बार लॉन्च कर दिए ना, बस उसको मतलब फेंक देते हैं समझो, वो अपने आप फिर वहां पर रीजन पे जाकर गिरेगा। बट क्रूज में वो अपने डेस्टिनेशन तक जाता है, तब तक उसको गाइड किया जाता है। ओके, ये डिफरेंस था। इसके बाद एक एक्ट है इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल। तो ये एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो अमेंड करेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसको लाया गया था, इसका पर्पस था एक, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो सस्टेनेबल यूज वगैरह ये सारी चीजें, इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमने लाया था। और देखो, इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशन है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो हमको पता रहना चाहिए। जैसा सबसे पहले 1992 में UNCBD आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कन्वेंशन टू फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, UNCBD जिसको कहते हैं, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये एक था। दूसरी चीज, उसके अंडर में दो प्रोटोकॉल है,
एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल आता है 2000 में और नागोया प्रोटोकॉल आता है 2010 में, ये दोनों। फिर कार्टाजेना के बाद इंडिया अपना एक एक्ट पास करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये एक्ट में अंदर में 3 टियर स्ट्रक्चर बनाई गई है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का ओके। और कुछ हाँ, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ये भी टर्म आती है। नागोया जो प्रोटोकॉल है वो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए है। तो क्या होता है पता है कि जनरली फॉरेस्ट में वगैरह बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रहती है, उनको उनका जैसा कोई मेडिसिनल प्लांट वगैरह है उसका यूज करके फार्मा कंपनी क्या करते हैं, कोई नया मेडिसिन नया प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरा क्या पूरा प्रॉफिट खुद ही ले लेते हैं, लोकल कम्युनिटीज को देते नहीं। लेकिन ये बात तो लोकल कम्युनिटीज को भी फायदा होना चाहिए, तो इसलिए ये टर्म लाई गई एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। कंपनी क्या करना चाहिए, मॉनिटरी बेनिफिट शेयर करना चाहिए जो मतलब जो उसको मिले हैं फ्रॉम कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ लोकल पीपल हु आर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। तो लोकल लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, जो ऐसी चीजें जो लोकल रिसोर्स का यूज करके बनाएंगे। तो इसलिए हम उसको एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, तो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए एक प्रोटोकॉल है हमारे पास, उसको हम नागोया प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, बायोपायरेसी, यहाँ पर और एक टर्म आया, बायोपायरेसी भी इससे रिलेटेड है। बायोपायरेसी में वही मतलब नॉलेज, लोकल रिसोर्स, लोकल कम्युनिटी के नॉलेज का यूज कर रही है कंपनी और लेकिन नाम अपना लगा रही है कि हमने इसको इन्वेंशन किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोपायरेसी कहेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, एक नया बिल लाया गया है। द बिल टू अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was recently introduced in लोकसभा। ओके, इतना एक आर्टिकल देख लेते हैं हम, इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, और आधा भी मैगजीन बचा है वो हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहले देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021, तो ये लाया गया रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। हमारे पास ये बहुत पुराना बिल है 72 का, हम सब पढ़ते हैं उसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नाम में उसका मीनिंग है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था 72 में? इंदिरा गांधी थे। और वो 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल लेवल पर, इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं, क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ओके, और इंदिरा गांधी वो अटेंड करके आए थे, फिर आने के बाद उन्होंने ये मेजर लिया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास कराते हैं। और ये एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सारी चीजों का मेंशन किया गया। इट एम्पावर स्टेट टू डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर 4 कैटेगरीज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर बनाए गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये बनाए जाते हैं। और ये एक्ट में 6 शेड्यूल्स, देयर आर 6 शेड्यूल्स अंडर दिस एक्ट, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 और 2 जो शेड्यूल है यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ओके, एक शेड्यूल है जो वर्मिन एनिमल्स के लिए, ऐसे एनिमल जिनको किलिंग करना अलाउड है उसको वर्मिन एनिमल कहते हैं। तो वर्मिन एनिमल के लिए शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 5th शेड्यूल है वर्मिन एनिमल के लिए 5। ओके, और जो 6 है, 6 शेड्यूल है वो मतलब प्लांट्स के लिए है। ओके, कल्टीवेशन के लिए सर। हाँ हाँ बराबर, यहाँ पर थी। अब कुछ अमेंडमेंट्स हम इसमें लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा बहुत सारा टाइम, 50 साल के आसपास पीरियड हो गया, बहुत सारे नए अमेंडमेंट एग्रीमेंट्स आए हैं, तो उनको अकोमोडेट करना है। इसके लिए हम उसमें चेंजेस, 6 शेड्यूल है उनको रिड्यूस करके अब सिर्फ 4 शेड्यूल बनाए जाएंगे। 4 शेड्यूल करके 4 शेड्यूल रहेंगे। एक रहेगा एनिमल स्पेशीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 रहेगा एनिमल स्पेशीज विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, एक है हायर दूसरा है लेसर, तीसरा है प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेशीज, और
स्पेशीज लिस्टेड इन द अपेंडाइसेस अंडर साइट। ओके, मतलब अब साइट्स में, साइट्स भी एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज। इसमें भी 3 अपेंडिक्स हैं, जो ट्रेड वगैरह हो रहा है, इलीगल ट्रेड, उसको रोकने के लिए ये है। तो इसमें जो स्पेशीज हैं उसको भी अब ऐड किया जाएगा WPA में, और उसके लिए हम बना रहे हैं 4th शेड्यूल। वर्मिन वाला शेड्यूल हटाया गया। ओके, कोई एनिमल है, सपोज कोई एक एनिमल है और वो बहुत ट्रबल कर रहा है, तो मतलब तो उसको वर्मिन, एज अ वर्मिन कौन डिक्लेयर कर सकता है? पावर किसको है? डिक्लेयर करने की पावर किसके हाथ में है? बताओ सर ऑप्शन दो ना सर। ऑप्शन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है सर, जैसे बिहार में करा था नीलगाय को। किसी के हाँ, रिकमेंडेशन देखो। करती है सर। अच्छा, और कोई? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये देखो, वर्मिन एनिमल, इसको मतलब कोई एनिमल को अगर वर्मिन डिक्लेयर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देगा सेंटर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल मतलब डिसीजन देगा। ओके, तो फाइनल पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। स्टेट रिकमेंडेशन दे सकता है, फाइनल सैंक्शन सेंटर करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल देखेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, जितना डेली हो रहा है वो डेली बेसिस पे कवर करो, ताकि मतलब साइमल्टेनियस आपका रिवीजन भी होगा। हाँ हाँ, सर इसको बोलिए। हाईलाइट PDF को सर शेयर कर देना सर। हम वो ग्रुप में शेयर किए, आप ग्रुप में है वो टेलीग्राम ग्रुप पर? जी सर, ओके सर।